गुड आफ्टरनून। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला पर अपनी आगे की बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। कल के क्लास में हमने व्यंजन वर्णों के बारे में आपसे बातचीत की थी और उनका बंटवारा आपको बता दिया था, वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, उच्चारण स्थानों के आधार पर उनको कैसे समझते हैं, कहाँ से किस वर्ण का उच्चारण होता है। इसकी 52 वर्ण लिखकर हमने बोर्ड पर आपको दिखा दिया था कि ये सभी वर्णों के बारे में है। अल्फाबेट्स में हमारे 52 अल्फाबेट हैं, सभी के बारे में बात करनी थी। फिर मैंने कहा था व्यंजन वर्णों का थोड़ा सा बंटवारा हम अन्य आधारों पर भी आपके सामने रखेंगे। किन किन आधारों पर ये बंटवारे होते हैं, कैसे हम इनको समझते हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हम अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, प्राण या श्वास। प्राण या श्वास की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। प्राण या श्वास की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। नमस्ते नमस्ते सब लोगों को, गुड आफ्टरनून, और सभी लोग जुड़ जाइए। प्राण या श्वास की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। प्राण वायु जिसे कहते हैं, ये जो भी वायु हम मुख या नाक के रास्ते अपने फेफड़ों में ले जाते हैं और फिर फेफड़ों से बाहर निकाल के मुख या नाक के रास्ते बाहर निकालते हैं, ये हमारे जीवित होने की सामान्य प्रक्रिया में वायु आती और जाती है, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं। इसी प्राणवायु से निकलने की प्रक्रिया के दौरान हमारा उच्चारण पैदा होता है, ध्वनि पैदा होती है, जिससे हम अपनी भाषा की स्थितियों को तय करते हैं। इस पे अभी तक पिछले क्लासेस में बातचीत होते हुए हम समझ चुके हैं। लेकिन यह प्राणों की निकलने वाली जो वायु की मात्रा है, अभी तक तो हम कहाँ कहाँ टकराती है, उन स्थानों पर इनका उच्चारण कैसे होता है, उन मुद्दों पर बात करते रहे। अब हम इस पे बात कर रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ टकराती है, किस तरह से यह ध्वनि पैदा करती है, उस ध्वनि से जो ध्वनि पैदा होती है उसमें कितनी प्राणवायु लगी होती है। एक नई तरह का बंटवारा है कि कम मात्रा में प्राणवायु निकली तो अल्प प्राण, अधिक मात्रा में प्राणवायु निकली तो महाप्राण। अल्प कम को कहते हैं, महा अधिक को कहते हैं। तो हमारे उच्चारण के दौरान जो फेफड़ों से निकलकर वायु आती है उसके आधार पर यह वर्गीकरण होता है। इसी को हम सामान्य बातचीत में कहते हैं श्वास। सांस लेना जिसे हम लोग कहते हैं ना, सांस आ रही कि सांस चली गई, सांस ही नहीं आ रही थी। तो ये जो सांस की कहानी है, यही हमारी जुड़ती है प्राणवायु से। इस पे बात करते हुए हम नीचे लिखेंगे प्राण या श्वास की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, और नीचे लिखो ध्वनियों को दो वर्गों में बांटते हैं। ध्वनियों को दो वर्गों में बांटते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण वर्ण, नंबर 2 महाप्राण वर्ण। नंबर 1 अल्प प्राण वर्ण, नंबर 2 महाप्राण वर्ण। जो लोग बीच में जुड़ते हैं उनके मैं नाम नहीं ले पाता हूं, लेकिन स्वागत सभी का है एक बार में ही। आप लोग आते रहिए और जुड़ते रहिए। अल्प प्राण वर्ण, नंबर 2 महाप्राण वर्ण। तो सबसे पहले अल्प प्राण वर्ण, नंबर 1 अल्प प्राण वर्ण, इसके बारे में आपको बताते हैं। अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। अल्प प्राण वर्णों में या अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग हमने तुम्हें वर्गीय व्यंजन बताए हैं, स्पर्श व्यंजन बताए हैं, वहीं से ये बात समझ में आएगी कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम, 5 वर्ग बताए थे। प्रथम, तृतीय, पंचम,
पहला, तीसरा, पांचवा, प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण कहे जाते हैं। अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण कहे जाते हैं। जैसे अब जो वर्ग बताए थे उनमें से पहला, तीसरा, पांचवा यहां उदाहरण में आगे आप लिखते जाइए। तो क वर्ग का पहला क, जैसे उदाहरण में क, ग, अन्य, क वर्ग के तीनों हो गए, क, ग, अन्य। च वर्ग में च, ज, य। फिर ट वर्ग में ट, ड, ण, ट, ड, ण। और चूंकि ड इसी में है तो द्विगुण वाला ण इसी लाइन में आ जाएगा। यहां चार हो जाएंगे, बस ड के नीचे बिंदी लग के ण यहीं आ जाएगा। ट, ड, ण और ढ़। फिर त वर्ग त, द, न। फिर प वर्ग प, ब, म। फिर अंतस्थ य, र, ल, व। ठीक है दोस्तों, अब नीचे नंबर 2, महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण में कौन से हैं, आगे बताने से पहले परिभाषा भी लिख लीजिए। महाप्राण वर्णों के उच्चारण में, महाप्राण वर्णों के उच्चारण में, महाप्राण वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। महाप्राण वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण समस्त ऊष्म वर्ण, समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं। जैसे उदाहरण, अब पहले एक एक वर्ग का दूसरा और चौथा लिखते जाइए जो अल्प प्राण में हम बीच में छोड़ के आए थे। सबसे पहले ख और घ, ख और घ,
ये ध्यान रखना, इन सब में एच लगेगा। ये जो हमने ह ध्वनि कल बताई थी ऊष्म व्यंजन में, जब हमने कहा था इसे हम काकल्य कहते हैं, स्वरयंत्री से उच्चरित कहते हैं, अल्जिब्या से उच्चरित कहते हैं, तभी हमने बताया कि ये बहुत विशेष ध्वनि है। ये किसी भी वर्ण के साथ, किसी भी ध्वनि के साथ जुड़कर उसकी मात्रा को डबल कर देती है। इसीलिए जब हिंदी वर्णमाला को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हम का, के और खा महाप्राण जैसे ही आएगा तो हम उसमें एच बढ़ा देंगे। जैसे ही गा, जी जो अल्प प्राण में था, खा तो जी एच कर देंगे। तो इसीलिए वो जिनमें एच पीछे लगा है वो महाप्राण हो जाएंगे। तो खा, खा, फिर छा और छा, फिर ठा, ठा और ढ़ा। क्या वर्ग में कौन कौन सा आ जाएगा? दूसरा चौथा, तो ठा और ढा। फिर बिंदी नीचे लग जाती है ढा पे तो हो जाता है ढ़ा। ढ़ा, तीन हो जाएंगे। फिर तवर्ग में आओगे तो था, 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 और उसके बाद प वर्ग का फा और भा, फा और भा। फिर ऊष्म वर्ण शा, शा, सा, हा। अब हा अपने आप में महाप्राण वर्ण है और यही इन सब महाप्राण वर्णों में पीछे लगेगा। जैसे हमने बताया खा के एच, घा जी एच, छा सी एच एच, छा जे एच, ठा टी एच, फिर ठा डी एच, फिर रा डी एच, एच सब में आ था, टी एच, था डी एच, फा पी एच, फा पी एच, शा एस एच, शा एस एच, सा। इसमें सिर्फ एच नहीं आपको मिल रहा, हा अपने आप में एच, बस एच पीछे लगी है तो वो महाप्राण है और एच नहीं लगी है तो वो अल्प प्राण है। इतना सा अंतर याद रखोगे, हमेशा ये याद रहेगा। दूसरा याद करने के एक तरीका बता देते हैं कि जैसे बचपन में हम लोग जब कोई भी खेल खेलते थे, 5 लोगों को 2 टीम में बांटना है तो कमजोर कमजोर 3 एक और, मजबूत मजबूत 2 एक और। तो अल्प मतलब कम, महा मतलब अधिक। तो अल्प वाले 3 होंगे एक तरफ, महा वाले 2 होंगे एक तरफ। तो एक वर्ग में 5 होते हैं तो जो 3 एक साथ जा रहे हैं, पहला तीसरा पांचवा, वो अल्प हो गए और जो दूसरा चौथा वो महा हो गए। 2 लोगों से टीम बनेगी तो महा टीम होगी और 3 लोगों की टीम बनेगी, पहला तीसरा पांचवा, तो अल्प होगी। ये सिर्फ एक ट्रिक है जिससे कभी भी किसी हाल में हम भूलेंगे नहीं। अल्प प्राण और महाप्राण को लेकर हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगली हेडिंग डालिए, स्वर तंत्रियों के कंपन या नाद के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन या नाद के आधार पर वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के, एक बच्चे कमेंट है, गुड सर अब कभी नहीं भूलेंगे। नहीं, तुम लोगों को वैसे भी याद रहता है, वो तो पढ़ाने में अध्यापक आपके साथ बता देता है। स्वर तंत्रियों के कंपन या नाद के आधार पर वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के कंपन या नाद के आधार पर क्या वर्गीकरण होता है? इसमें भी 2 वर्ग बढ़ते हैं।
दो वर्ग, नंबर 1 अघोष वर्ण, नंबर 2 घोष वर्ण या सघोष वर्ण। इसमें भी दो बंटवारे, दो वर्गों में। बेटा जो बंटवारा करते हैं इसमें अल्प प्राण और महाप्राण, इनमें बंटवारे में हम स्वरों को शामिल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इन स्वरों के उच्चारण में जो हवा होती है मुंह से निकलने वाली प्राणवायु वो बिना अवरोध के निकलती है। तो इसलिए हमारे व्याकरणाचार्यों ने अल्पप्राण और महाप्राण में स्वरों का बंटवारा नहीं किया। स्वरों का बंटवारा नहीं किया तो अंग आह का भी बंटवारा नहीं हुआ था। अंग और आह बाद में स्वरों से अलग होके अयोग वाह में चले गए, इसलिए अंग और आह और स्वर हमें इस बंटवारे में पढ़ने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर जो हम बात करें तो कि नहीं इसी आधार पर प्राण वायु की मात्रा के आधार पर, तो इसमें जो स्वर और अंग आह ये हमारे अल्प प्राण की ओर चले जाते हैं, ठीक है, अल्प प्राण की ओर। लेकिन ये बंटवारा विद्वानों ने नहीं किया है। निर्नुनासिक आज अभी पढ़ाएंगे। निर्नुनासिक का मतलब और कुछ नहीं है, निर्नुनासिक वो सभी वर्ण और अक्षर हैं जिनके उच्चारण में नाक से हवा नहीं निकलती। निर माने नहीं और नासिक, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। अनुनासिक में निर लगाया जाता है, तो निर्धन अनुधन नासिक। तो जिनमें पीछे नहीं जाती नाक में हवा वो सभी निर्नुनासिक होते हैं। इधर उधर आप हम, अब हम में म में चली जाती है तो ये निर्नुनासिक में नहीं कहेंगे क्योंकि म पंचमाक्षर है जो कि अनुनासिक है। लेकिन इधर उधर आप, ठीक, ये सारे शब्द इनमें जितने वर्ण आए हैं ये सभी कैसे हैं, निर्नुनासिक। तो निर्नुनासिक का यहाँ पर कोई संबंध नहीं, आगे हम आपको बता देंगे। ठीक, अगला हमने बताया स्वर तंत्रियों के कंपन या नाद के आधार पर वर्गीकरण। अब इसमें क्या होता है कि कुछ वर्णों का उच्चारण होता है जब प्राणवायु अंदर से निकलती है और वो रुकती है, टकराती है, तो कुछ वर्णों में गूंज जैसी होती है, कुछ ध्वनियों में हवा निकलती हुई गूंजती है, जिसे हम नाद कहते हैं, जिसे हम घोष कहते हैं, जिसे स्वर तंत्रियों का कंपन कहते हैं। तो वो घोष या सघोष हो जाती है। लेकिन कुछ ध्वनियों के उच्चारण में गूंज पैदा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्राण वायु बाहर निकलती है और उसी से उच्चारण पैदा होता है, तो उन्हें अघोष कहते हैं। तो इनमें दो बंटवारे बताए, अघोष और सघोष। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए नंबर 1 अघोष वर्ण, नंबर 1 अघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है, नाद का नहीं।
फिर रिपीट करूंगा, आराम से लिख लीजिए, धीरे से, ठहर के, गलत नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण की परिभाषा लिखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है, नाद का नहीं। केवल श्वास का प्रयोग होता है, नाद का नहीं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण तथा ऊष्म व्यंजनों के प्रथम 3 वर्ण अघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण तथा ऊष्म व्यंजनों के प्रथम 3 वर्ण अघोष वर्ण होते हैं। उदाहरण जैसे का, ख, का, ख, चा, छ, टा, ठ, ता, थ, पा, फ, श, श, स। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, और कुछ नहीं, बहुत आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण और ऊष्म व्यंजन के प्रथम 3 वर्ण अघोष वर्ण होते हैं। का, ख, चा, छ, टा, ठ, ता, थ, पा, फ, श, श, स। ये हो गए हमारे अघोष वर्ण। अब नंबर 2, नीचे हेडिंग डालिए, घोष वर्ण या सघोष वर्ण। घोष वर्ण या सघोष वर्ण। घोष वर्ण या सघोष वर्ण। आगे परिभाषा लिखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, उन्हें घोष वर्ण या
सघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष वर्णों के उच्चारण में श्वास के स्थान पर नाद का प्रयोग होता है। सघोष वर्णों के उच्चारण में श्वास के स्थान पर नाद का प्रयोग होता है। आगे लिखिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण का ह, ऊष्म वर्ण का ह, और स्वर स्वर वर्ण सघोष वर्ण होते हैं। और स्वर सघोष वर्ण होते हैं। कौन कौन से हैं लिख लिए तुम लोगों ने? हम इसलिए रुके हुए हैं कि तुम लोग खुद ही लिख लोगे। एक बार मैं बोल देता हूं, गा, घा, अंग्या, जा, झा, या, डा, ढा, ड़ा, ढ़ा, ढ़ा, दा, धा, ना, पा, फा, मा, या, रा, ला, वा, हा, आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ। इनको बांटते हैं सघोष वर्ण में। क्लियर यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन हो? अब अगर मैं पूछो कि हम गाह को कहां रखें, तो यही रख लेना उनको।
ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। ये हमारी बात हो गई व्यंजन वर्णों पर। अब हम अपनी बात शुरू करेंगे अयोग वाह। ये थोड़ा अलग मामला है मानक वर्ण वाला में। अयोग वाह को अलग से जोड़ा गया है। अयोग वाह कौन कौन से हैं? अंग और आहा। अंग और आहा ये क्या है हमारे अयोग वाह। अब अयोग वाह के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस शब्द को 3 हिस्सों में तोड़कर हम समझेंगे। अ धन योग धन वाह। अ योग वाह। जो अ उपसर्ग है ये नहीं का अर्थ लाता है। योग माने जुड़ना होता है, वाह माने बहना होता है। वाह ऐसे वर्ण जो योग हुए बिना भी बह जाते हो अयोग वाह के आधार पर बांटे गए। ठीक, अब इनमें जो एक एक वर्ण है इसको अलग अलग समझते हैं, इनकी परिभाषा लिखते हैं, लेकिन उससे पहले इनको बता देते हैं कि ये अयोग वाह कैटेगरी हमें अलग से क्यों बनानी पड़ी। क्योंकि पहले हमने अंग और आह को किसमें रख रखा था? स्वर में। क्योंकि इनके उच्चारण में कहीं भी पूर्ण अवरोध पैदा नहीं होता। स्वर और व्यंजन का बंटवारा क्या है मैंने आप लोगों को बताया था। स्वर की परिभाषा बताते हुए कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख में निर्बाध रूप से बाहर निकल जाती है उन्हें स्वर कहते हैं, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु प्राण वायु मुख विवर में कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब उस आधार पर जब अं तो कहीं भी पूर्ण अवरोध नहीं है तो स्वर। अहा 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 तो कहीं पूर्ण अवरोध नहीं है तो ये दोनों क्या हो गए? स्वर, पहली परिभाषा के आधार पर। फिर हमने स्वर की परिभाषा बताई थी कि स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं, व्यंजन परतंत्र वर्ण होते हैं। अब इस नजरिए से जब हम अंग और आहा को देखें तो अंग आ के सहारे आया, इसको तोड़ो तो ये क्या है? आ धन अंग, और इसको तोड़ो तो क्या है? आ धन आहा विसर्ग। इसको हम कह देते हैं, अगर इसको हम एक घेरे में खींचते हैं तो ये क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार। इसको हम कहें एक घेरे में खींच के ये जो दो बिंदी लगाते हैं कि ये क्या है, तो ये कहलाता है विसर्ग। विसर्ग। तो अंग आहा, अनुस्वार और विसर्ग, अब ये दोनों आके बिना नहीं चलते। ठीक, ये अगर जो सीधे सीधे व्यंजन के बाद आ जाते तो हम इनको क्या कहते? स्वर। लेकिन इनको खुद ही हमेशा एक स्वर की जरूरत रहती है जिसपे सवारी करते हैं, तो ये किसके परतंत्र हैं? आके। तो परतंत्र होने के कारण ये क्या हो जाएंगे? व्यंजन। इसीलिए अयोग वाह क्या है? स्वर भी व्यंजन भी। क्योंकि ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, इसीलिए हम इन्हें न तो स्वर में रख पाए न व्यंजन में रख पाए, और नंबर 3 हमने एक अलग कैटेगरी बना दी जिसमें इन्हें रखा और उसे हम कहते हैं अयोग वाह।
हमारे ख्याल से आप लोगों को अब अयोगवाह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझा दिया है। अब इनको समझने के लिए नीचे आगे लिखिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार क्या है? तो ब्रैकेट में आगे लिख लो अंग। अभी बताया ये अंग जो है इसी को हम क्या कह देते हैं? नीचे लिखा हुआ है अनुस्वार। और ये आहा जो है ये क्या है? विसर्ग। तो अनुस्वार अंग, ब्रैकेट में अंग, आ बना के ऊपर बिंदी। आगे परिभाषा लिख लो। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है और यह और यह स्वर के बाद आने वाला स्वर या व्यंजन है। और यह स्वर के बाद आने वाला स्वर या व्यंजन है। हमने पहले ही बताया मानक हिंदी में अयोगवाह को स्वर भी और व्यंजन भी माना गया है। इनमें स्वर का भी परिभाषा फिट हो रही, व्यंजन की भी। अयोगवाह इसीलिए इन्हें अलग बना के कहा गया। अयोगवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि योग न हो फिर भी ये साथ रहे। तो अनुस्वार पहले समझाया, अंग, अंग को बताया इसकी ध्वनि नाक से निकलती है और यह स्वर के बाद आने वाला स्वर या व्यंजन है। जैसे उदाहरण लिख लो, अंगूर। अंगूर, अंगूर में अनुस्वार अंगूर। अंगूर कॉमा लगा के लिखो अंगद। फिर लिखो कंकण। कंकण, का पे अनुस्वार, फिर का और फिर ड़, कंकण। फिर रंग, कलर, रंग जानते हो, रापे अनुस्वार लगता है ऊपर, रंग। अब इसका ध्वनि विस्तार अगर जो आप लोग करेंगे तो क्या ध्वनि विस्तार होगा? रा धन आ धन अनुस्वार। तो आ हमेशा साथ चलता है इसलिए ये परतंत्र है, इसीलिए ये व्यंजन भी है। अब नीचे दूसरी हेडिंग डालिए विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग क्या होता है? अभी बताया। विसर्ग का मतलब आहा, तो लिखिए विसर्ग। विसर्ग का मतलब है आहा, अंग, आहा। इसकी परिभाषा लिख लो। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है।
और यह भी स्वर के बाद आने वाला स्वर या व्यंजन है। और यह भी स्वर के बाद आने वाला स्वर या व्यंजन है। और यह भी स्वर के बाद आने वाला स्वर या व्यंजन है। जैसे आहा से क्या क्या बनता है आप लोग जानते होंगे। जैसे अतः, आहा से क्या बनता है? अतः। दुख, स्वतः। अतः, दुख, स्वतः। ठीक। अतः, स्वतः। दुख गलत होता है, दुख शब्द है, दुख। तो दुख, अब इसकी ध्वनि हा की तरह आएगी, दापे उ की मात्रा, फिर हा, फिर खा, दुख। क्लियर है यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हो। काफी देर से आप आ रहे हैं, अब गुड आफ्टरनून कर रहे हैं। क्लास तो खत्म होने की ओर जा रही है, बाद में पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, हमने तुम्हें क्या बताया आज? अयोग वाहक का कॉन्सेप्ट, अनुस्वार और विसर्ग। यहीं पर एक एडिशनल चीज हेडिंग डालिए, व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ क्या होता है? आगे परिभाषा लिख लो। जहां दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ आए, जहां दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ आए और उनके मध्य स्वर उपस्थित न हो, तो उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जहां दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ आए और उनके मध्य स्वर उपस्थित न हो, तो उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। तो उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे उदाहरण, एक एक शब्द लेके हम तुम लिखते जाना, ध्वनि विस्तार हम समझा रहे कैसे। जैसे सबसे पहले स्वप्न। स्वप्न, स्वप्न का ध्वनि विस्तार कैसे होगा तुम लोगों को बता दिया है। क्या होगा? आधा सा तो सा पे हलन, धन वा, वा पे हलन, धन आ, धन पा, हलन धन न, हलन धन आ। यही तो ध्वनि विस्तार होगा स्वप्न। अब इसमें सा और वा एक साथ, बीच में कोई स्वर नहीं, पा और न एक साथ, बीच में कोई स्वर नहीं। तो ये क्या हो गया? व्यंजन का गुच्छा, पुष्प गुच्छ। जैसे पुष्पों का गुच्छा, उसको बुके जिसे आप लोग कहते हो, बुके क्या है? पुष्प गुच्छ, पुष्पों का गुच्छा। ऐसे ही ये व्यंजनों का गुच्छा है। अब दूसरे उदाहरण से और समझ में आएगा। स्त्री, स्त्री।
अरे स्त्री नाम से भी एक फिल्म भी आई थी। वैसे स्त्री तुम जानते हो, हम लोग औरत को कहते हैं, महिलाओं को स्त्री कहते हैं। स्त्री का ध्वनि विस्तार करो। यह स्त्री वैसे ही काफी ध्वनि है इसमें, लेकिन स्त्री शब्द का ध्वनि विस्तार करा रहा हूं। तो सा, फिर ता, फिर रा, फिर ई। तो अब सतर, सातारा, एक साथ तीन तीन व्यंजन आ रहे हैं, बीच में कोई स्वर नहीं है। तो यहां पे क्या हो जा रहा है? स्त्री में व्यंजनों का गुच्छा, तो ये व्यंजन गुच्छ। ऐसे ही राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, रा धन आ, धन सा, धन टा, धन रा, ठीक, धन ई, धन या, धन आ। अब यहां पे देखो, यहां भी सा, टा और रा, सा, टा, रा। तो ये क्या हो गया? व्यंजन गुच्छ। शायद क्लियर हो गया होगा यहां तक। व्यंजन गुच्छ समझने में कोई दिक्कत हो? कभी कभी पीसीएस में भी पूछ देता है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन गुच्छ है। अगर जो परिभाषा नहीं पता, आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। व्यंजन गुच्छ क्लियर? यहां तक किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो अगली हेडिंग डालो, व्यंजन द्वित्व। व्यंजन द्वित्व, व्यंजन द्वित्व। व्यंजन द्वित्व, ता और या, द्वित्व, ये ता नीचे हुआ निकला है, ता और या, व्यंजन द्वित्व। व्यंजन द्वित्व किसे कहते हैं? पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन द्वित्व है? इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, लखनऊ। लोग पता करते रहे, पता नहीं किस शहर में है, मैंने तो कभी नहीं देखा। व्यंजन द्वित्व तो शब्द से आएगा, इसकी परिभाषा लिख लो, अपने आप जान जाओगे। व्यंजन द्वित्व किसे कहते हैं? जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तो उन शब्दों को व्यंजन द्वित्व कहते हैं। जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तो उन शब्दों को व्यंजन द्वित्व कहते हैं। जैसे दिल्ली, पक्का, चच्चा। चचा में नहीं होता व्यंजन द्वित्व, चच्चा में होता है। अब इनका ध्वनि विस्तार करोगे तो समझ में आएगा। दिल्ली में ला धन ला, पक्का का धन का। व्यंजन द्वित्व किसमें है? दिल्ली में है। आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, इनमें व्यंजन द्वित्व नहीं है। यूपी पीसीएस में बच्चे ढूंढते रहे, यूपी के ही किसी शहर में होगा, दिल्ली में कहां से होगा। व्यंजन द्वित्व मतलब जहां समान व्यंजन दो बार आ जाए। यहां पे एक मजेदार चीज तुम्हें बता रहा हूं। सर महाराष्ट्र का बता दीजिए। महाराष्ट्र, इसमें क्या है? व्यंजन गुच्छ। डेफिनेशन, जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं
तो उन शब्दों को व्यंजन द्वित्व कहते हैं। जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तो उन शब्दों को व्यंजन द्वित्व कहते हैं। जैसे दिल्ली, पक्का। यहां तक क्लियर। महाराष्ट्र में अभी बताया था जो व्यंजन गुच्छ साकार, महाराष्ट्र। यहां तक किसी और का कोई क्वेश्चन? यही जो व्यंजन द्वित्व बता रहा हूं, यहां पर एक प्रश्न बनता है कि कौन से वर्ण द्वित्व नहीं करते, कौन से व्यंजन द्वित्व नहीं करते, कौन से वर्ण द्वित्व नहीं करते। तो कौन से वर्ण? हमेशा याद रखना, महाप्राण वर्ण द्वित्व नहीं करते। महाप्राण वर्ण द्वित्व क्यों नहीं करते? महाप्राण वर्ण इसलिए द्वित्व नहीं करते क्योंकि उनका उच्चारण कठिन हो जाएगा। अभी अल्पप्राण महाप्राण का अंतर बताया। महाप्राण में ज्यादा प्राण की वायु, बीच में स्वर आएगा नहीं, जो कि अल्पप्राण है, जहां से हमें थोड़ा सांस लेने का सहारा मिल जाए। और महाप्राण फिर महाप्राण, तो सारे प्राण बाहर में निकल जाए, इसलिए महाप्राण वर्ण द्वित्व नहीं करते। ये याद रखना सामान्यतः। ऐसे नोट करके नीचे लिखो, नोट, टिप्पणी, टिप्पणी करके नीचे लिख लो, टिप्पणी, नोट, स्टार बना के। सामान्यतः हमेशा नहीं लिखना, सदैव ऐसा नियम नहीं। सामान्यतः महाप्राण वर्ण द्वित्व नहीं करते हैं। सामान्यतः महाप्राण वर्ण द्वित्व नहीं करते। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर, क्लियर हो गया, वेरी गुड। और किसी का कोई भी चीज न क्लियर हुई हो तो वो पूछ सकता है। जो भी आप लोगों का क्लियर न हो आप पूछिए, मैं क्लियर कर देता हूं। यहां तक सब क्लियर? अब एक हेडिंग डालो यहीं पर, मात्राओं की तरह प्रयुक्त चिन्ह। मात्राओं की तरह प्रयुक्त चिन्ह। और मात्रा की तरह एक चिन्ह प्रयुक्त होता है हिंदी में, जिसके बारे में आप लोगों को पता है। कौन सा वो चिन्ह है जो मात्राओं की तरह प्रयुक्त होता है? किसी को याद आ रहा है? मैं बता रहा हूं, चंद्र बिंदु। जो चांद की बिंदु लगती है उसे हम मात्राओं की तरह प्रयुक्त चिन्ह कहते हैं। जैसे कौन कौन शब्द लिखते हैं हम? गांव, आंगन, चांद। अब ये क्या है? मात्रा की तरह प्रयुक्त चिन्ह। अब इस मात्रा की तरह प्रयुक्त चिन्ह को हम क्या कहते हैं? तो नीचे हेडिंग डालो, अनुनासिक। अनुनासिक ये क्या होता है? इसको हम व्याकरणिक शब्द के रूप में अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक में अनु धन नासिक, अनु माने होता है पीछे उपसर्ग, नासिक माने नासिका, जिसके उच्चारण में पीछे नासिका का भी यूज हो। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? अनुनासिक, आगे ब्रैकेट में लिख लो अनुनासिक होता क्या है, तो ऐसे लाइन खींच के ऊपर चंद्र बिंदु बना के रख लो। ये हमारा क्या हो गया? अनुनासिक। इस अनुनासिक को आगे परिभाषित कर दो। क्या परिभाषा अनुनासिक की आती है? लिख लो, इस ध्वनि का उच्चारण, इस ध्वनि का उच्चारण
नाक और मुंह दोनों से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। इस ध्वनि का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है तथा उच्चारण में लघुता रहती है। निर्मला कुमारी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दुस्साहस शब्द में द्वित्व तो क्यों करता है? हमने इसीलिए तुम्हें लिखाया सामान्यतः, लेकिन इसके पीछे का भी तर्क तुम्हें दे देता हूं। दुस्साहस में जो सा द्वित्व करता है उस सा में एच नहीं लगती, वो बड़ा सा न होकर छोटा सा है। अल्प प्राण और महाप्राण के बंटवारे में हमने सारे ऊष्म व्यंजनों को महाप्राण में रख दिया है, लेकिन जो सा है छोटा सा वो हकीकत में महाप्राण नहीं करता है, उसमें एच नहीं लगता है, इसलिए दुस्साहस में वो वाला सा द्वित्व कर लेता है। ठीक, लेकिन फिर भी हमने परिभाषा में क्या लिखाया था? सामान्यतः। नोट करके नीचे कभी ये क्वेश्चन पूछ दे बेटा, मैथ के नियमों की तरह हिंदी के नियम नहीं होते, गणित के नियमों की तरह कभी भी भाषा के नियम नहीं हो सकते, क्योंकि भाषा समाज में बोली जाती है, भाषा समाज से पैदा होती है, भाषा को बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है। तो इसलिए भाषा के नियम और गणित के नियम, विज्ञान के नियम अलग होते हैं। तब भी अगर जो तुम ऐसे ही भाषा में पूछोगे तो हम तुमसे पूछे सीयूटी कट पीयूटी पुट क्यों होता है, नहीं बता पाओ। वहां तो बहुत कुछ ऐसे ही होता है। गूगल क्रोम जिसको रोज यूज करते हो, कल मेरे बच्चे ने उसको बोला गूगल चौम, गूगल चौम, तब कल उसको बताया कि यहाँ पे सी का है। ठीक है, तो इंग्लिश में तो बहुत कुछ होता है, भाषाओं के नियम निर्मला कुमारी गणित की तरह नहीं होते, इसीलिए वहां पे मैंने क्या लिखवाया? हमेशा नहीं, सदैव नहीं, कहा भी था हमने, क्या कहा? सामान्यतः, सामान्यतः, और उसका नियम भी बता दिया। बताई हुई बात भी कहते हुए सदैव नहीं, सामान्य, तब भी लिखना है कमेंट में ना कि ऐसा क्यों होता है। समझ में आया निर्मला जी? थोड़ी बुद्धि लगाओ, सब अध्यापक ही बता देगा तुम्हें। ठीक, अब हमने तुम्हें क्या बताया? अनुनासिक, इसमें लघुता क्यों रहती है? क्या लाइन लिखाई थी? इस ध्वनि के उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से होता है। इस ध्वनि का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है तथा उच्चारण में लघुता रहती है। अब जो उच्चारण में हवा निकलनी होती है वो मुख से निकलेगी, एक दरवाजे से निकलेगी तो ज्यादा देर लगेगी। जब वो मुख और नाक दोनों से निकल जाती है, चांद, आंगन, आ, ठीक, गांव, गांव, बहुत जल्दी में भूल जाएगा, क्योंकि जो वायु है वो मुख के साथ साथ नाक से भी निकलेगी, पीछे से नाक से भी आवाज जाएगी, हिमेश रेशमिया की तरह गाने वाली स्थिति। तो उसमें क्या होगा? झटके में हवा निकल जाएगी और उच्चारण में लघुता आ जाएगी। तो क्या बताया? अनुनासिक, ये क्या है? मात्राओं की तरह प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, जिसमें कि वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है और उच्चारण में लघुता रहती है। ठीक है,
क्लियर। अब अनुनासिक जिस बताया था, इसी में एक शब्द और बन जाता है जो शुरू में बच्चे ने कहा था, ने र नु नासिक। इसमें निर धन अनु धन नासिक, 3 शब्द हो गए। अनुनासिक के आगे निर जुड़ा, रा आधा होता है, अब मिलके रा पूरा हो गया, अनु का नु बचा और नासिक। तो निर्नुनासिक का मतलब क्या हुआ, नहीं पीछे नाक। जिसमें भी जिस ध्वनि के उच्चारण में प्राण वायु पीछे नाक से नहीं निकलती है उसे हम निर्नुनासिक कहते हैं। अब निर्नुनासिक क्या है, तो इसको चाहो तो लिख लो, नहीं तो ऐसे याद रहेगा। इन ध्वनियों के उच्चारण में केवल प्राणवायु मुख से निकलती है, जैसे इधर उधर आप अपना। ठीक, आप अपना में ना आ जाएगा तो थोड़ी निकल जाएगी, पंचमाक्षर है इसलिए अपना उदाहरण मत लिखना। इधर उधर आप, मुख, मुख में भी आ जाएगा तो मुख को भी छोड़ दो। कुर्सी, ठीक, कुर्सी, टेबल, ठीक। पंचमाक्षर ध्वनियां छोड़कर सभी निर्नुनासिक होती हैं। तो आज हमने तुम्हें सबसे पहले अल्पप्राण, महाप्राण, फिर उसके बाद अयोगवा, अनुस्वार, विसर्ग, फिर अनुनासिक, फिर निर्नुनासिक, कुल मिला के इतनी सारी चीजें बता के व्यंजन द्वैत तो व्यंजन गुच्छ हमारी वर्णमाला की बात पूरी होती है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद कल के क्लास में हम तुम्हें विराम चिन्ह पढ़ाएंगे, हिंदी के विराम चिन्ह। ये भी कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण में दिए थे। इनको पता होने से आपकी हिंदी की पंचुएशन ठीक हो जाती है, इसलिए आपको इन्हें जानना चाहिए लिखने के लिए। यूपी मेंस के हिसाब से ये जरूरी रहता है। दूसरा, वर्णमाला का रिवीजन कर लेना, एक होमवर्क ले लो। इस होमवर्क से तुम्हारा परीक्षा में प्रश्न जरूर फंसेगा। 2 टेबल बनानी है। पहले तो एक टेबल वो बनानी है जो कल मैंने बनवाई थी कि कौन से वर्ण का कहां से उच्चारण होता है, उसकी टेबल। लेकिन आज जो पढ़ाया है उसमें एक टेबल बनाना, और वो टेबल कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक, अब इसको चाहो तो ऐसे बंद भी कर दो। अब यहां पे लिख लेना वर्ण। ठीक, ये हो गया अल्प प्राण, ये हो गया महाप्राण, ये हो गया अघोष, ये हो गया सघोष। अब ये टेबल घर पे 4 कॉलम तुम पूरे करोगे। वो वर्ण जो अल्प प्राण है और अघोष हैं वो यहां आएंगे, जो वर्ण महाप्राण और अघोष हैं वो यहां आएंगे, जो वर्ण अल्प प्राण और सघोष हैं वो यहां आएंगे, जो वर्ण महाप्राण और सघोष हैं वो यहां आएंगे। ये टेबल घर पे आज बनाओगे, जिससे तुम्हारे और भी बहुत सारे वर्ण क्लियर हो जाएंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, परीक्षा में जब भी आएंगे। ठीक है, अब कुल मिला के हमारी वर्णमाला की बात पूरी हो गई। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन हो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, आगे भी डिस्कस कर सकते हो, किताब से पढ़ सकते हो। कल हम आगे विराम चिन्हों पे बात करेंगे, और अभी 4 बजे हमारा पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा स्वतंत्रता का अधिकार शुरू होगा। ठीक है,
आप लोग अपना काम करते रहिए। सबको शुभकामनाएं। कल 2 बजे हिंदी के लिए और आज 4 बजे और कल 4 बजे पॉलिटी के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।